क्या राही डांस एकेडमी डांस सीखने जाएगी मुंबई? क्या वहां पर अनुपमा उसे मिल पाएगी? जानने के लिए एपिसोड को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास रोज का डेली अनुपमा एपिसोड पहुंच पाए। तो स्टार्टिंग हम करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राही अपने फ़ोन को देख रही होती है और कह रही होती है कि स्मार्टफोन अपना ही दिमाग चलाना शुरू कर देता है। तो देखती है कि अनुपमा की और उसकी वीडियो उसमें चल पड़ती है और अनुपमा उसे डांस सिखा रही होती है। देखते हैं कि हम राही उसे देख रही होती है और उसको बहुत दुख होता है। तो तभी वहाँ पर फ़ोन आता है। फ़ोन पर राही हेलो हेलो कहती है और कोई नहीं बोलता। तो वहाँ पर अनुपमा का उसको फ़ोन आता है और राही का दिल धक धक करने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी का फ़ोन हो। तभी वो पीछे को देखती है और आर्यन और फैमिली की फोटोज लगी होती हैं। उसे वो सब कुछ याद आता है और कैथी जी कहती हैं कि मुझे मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ राही मुझे तुम्हारी माँ की याद आ जाती है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। राही को वो सभी बातें याद आती हैं जब आर्यन दुनिया को छोड़कर चला गया था। तो राही कहती है कि मम्मी आप सब कुछ खराब कर कर पता नहीं कहाँ चली गई। तो वहीं पर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा फोन देखती है और बंद कर देती है। राही फिर उठती है और तस्वीरों के पास जाती है और कहती है कि मेरा और माही का मायका छूट गया। मम्मी आपकी वजह से ही सिर्फ मेरा हंसता खेलता ससुराल दुख में पड़ गया। कोई भी हंसता नहीं है अब। पता नहीं मम्मी आपने ये सब क्या कर दिया है। और राही को गुस्सा आता है और अपना फोन उठाकर दूर फेंक देती है और रोने लग जाती है। वहीं पर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी दुख और सुख की एक लकीर खींच दीजिए। दुख सारे मेरे हिस्से में डाल दीजिए और सुख मेरे बच्चों के हिस्से में डाल दीजिए। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। अनुपमा कहती है कि मुझ पर जो भी इल्जाम लगे वो लगे मगर मेरी बेटी पर कोई भी आंच ना आए। मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहीं हम शाह हाउस में देखते हैं। परी और राजा शाह हाउस में गए हुए होते हैं और वहीं पर कहते हैं कि तुम फॉरेन ट्रिप से इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आए हो? अरे हमें इतने गिफ्ट नहीं चाहिए। तो किंजल कहती है कि इतने सारे गिफ्ट तुम नहीं लाने थे, क्यों लाए हो? तो वहीं पर राजा कहता है कि अपनों के लिए गिफ्ट लाने अच्छे लगते हैं मम्मी। परी कहती है कि नेक्स्ट मंथ हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो आप सब लोग बता देना कि हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए। तो वहीं पर तोशु दूर खड़ा होता है और राजा को इशारा कर कर अपने पास बुलाता है। राजा तोशु के पास जाता है और एक लिफाफा निकालकर तोशु को पकड़ा देता है और राजा कहता है कि आपने जितने मांगे थे उससे उससे ज्यादा ही हैं। तो तोशु कहता है मैंने घर वालों से कह रखा है कि मैं जॉब करता हूँ, अगर जॉब करता हूँ तो सैलरी भी तो उन लोगों को चाहिए। तुम्हें तो पता है तुम्हारी मम्मी की जॉब नहीं है। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, आप ऐसा मत कहिए। तो राजा वहां से चला जाता है। तोशु पैसों को देखता है और आसपास देखता है और वहां से चला जाता है। तो हम देखते हैं पाकी और ईशु ऊपर से नीचे आ रही होती हैं और कहती हैं कि राजा ईशु की ओर देखता है और अपनी कही हुई बातें याद करता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये मैं पहले दिन से ही जानता था। ईशु को और देखकर वो याद कर रहा होता है। परी उनको देखती है और उठती है। परी उनको गिफ्ट देती है और पाकी कहती है अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी। और पाकी साथ ही उसको कह देती है कि अब थोड़ा तू अपने वेट पर ध्यान दे। तो वहीं पर ईशु बोलती है और कहती है थोड़ा तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए ना परी। तो वहीं पर राजा कहता है कि परी तुम अपनी स्पेशल रिंग माँ और बापूजी को दिखाओ। माँ और बापूजी को परी रिंग दिखाती है और राजा कहता है कि लंदन में एग्जीबिशन लगा हुआ था तो वहीं से मंगवाई हुई है। तो वहीं पर माँ और बापूजी बहुत खुश होते हैं और कहता है कि ये सब मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए है। और राजा कहता है कि रही बात वेट की तो मुझे मेरी वाइफ परी बहुत पसंद है, मुझे वेट से कोई इशू नहीं है। तो वहीं पर इशू कहती है कि ये सब तुम मुझे जलाने के लिए कर रहे हो ना, ये सब गिफ्ट वगैरह रिंग वगैरह ये सब तुम मुझे जलाने के लिए ही दिखा रहे हो ना। परी कहती है कि अगर तुझे जलन नहीं हो रही है तो तू चिल्ला क्यों रही है? तो पहले तो तूने राजा को सपने दिखाए, फिर तू उसके बाद शादी करने के लिए उसे बुलाया, तो फिर उसके बाद छोड़कर भाग गई।
پری کہتی ہے کہ اب راجا میرے ساتھ ہے تو تو چڑ رہی ہے، تو ایشو کہتی ہے ڈونٹ ٹو ڈیئر پری، تو وہیں پر پری کو بھی غصہ آتا ہے۔ پری کہتی ہے راجا سب کچھ چھوڑ کر تیرے ساتھ شادی کروانے آیا تو وہاں پر بھی نہیں آئی، اور ایشو کو کہتی ہے کہ پہلے تو نے اس کی قدر نہیں کی، اب تو جو مرضی کر، سر فوڑ جیجلا جو مرضی کر، آئی ڈونٹ کیئر۔ ایشو کہتی ہے کہ پری تو چپ کر جا، تو وہیں پر پاکی کہتی ہے کہ تو ایشانی چپ کر جا، تو ایشو وہاں پر چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ممی یار تم اس کی سائیڈ ہو یا پھر میری سائیڈ ہو، تو پری کہتی ہے کہ میتا ممی کی سائیڈ، اب ان کے ساتھ یہ بزنس کر رہی ہیں نا، ان کو تھوڑی نہ ناراض کر سکتی ہیں۔ پری اس کو باتیں کہہ کر چڑھا رہی ہوتی ہے اور ایشو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو چپ کر جا، اور پری کہتی ہے کہ جسٹ شٹ اپ۔ کنجل وہیں پر دونوں کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سب باتوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، اب تم چپ کر جاؤ، تو وہاں پر ایشو کہتی ہے کہ آپ تو کہیں گی نا، آپ کے ہی کہنے پر تو پری نے اس کو پسایا ہے۔ تو وہیں پر راجا کہتا ہے ہیلو، پسایا تو تم نے تھا ایشو، مجھے تمہارا ایسا کرنے پر ہی میں اپنی جان دینے جا رہا تھا، تو تبھی مجھے پری نے آ کر سمجھایا مجھے۔ تو راجا کہتا ہے کہ پہلے ہم دونوں دوست بنے پھر ہم نے شادی کی تھی، تو تبھی پری کہتی ہے کہ اب میں راجا کٹھاری ہوں، تو پری کہتی ہے آئی ایم پراؤڈ آف یو، تو تبھی وہاں پر ایشو کہتی ہے کہ ہاں رب نے ملائی جوڑی، ایک لوزر ہے اور دوسری ڈھول۔ تو توشو وہیں پر کہتا ہے اے چپ، تو پری تھوڑا سیڈ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ باڈی پازیٹیوٹی کا تو تم نے نام نہیں سنا ہے، مگر تمیز کا تو تم نے نام سنا ہے نا۔ ایشو کہتی ہے کہ بھاڑ میں گئی تمیز، تو وہ بہت ہی چہلانے لگ جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو باتیں سنانے لگ جاتی ہیں۔ پری کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے پتی کے خلاف ایک بھی شبد بولا تو میں سنوں گی نہیں۔ ایشو کہتی ہے بھاڑ میں گیا تیرا پتی اور بھاڑ میں گئی تیری تمیز، تو وہیں پر وہ ایک دوسرے کو بہت ہی برا بھلا بولنے لگ جاتی ہیں۔ بے پر کنجل اور پاکی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چھوڑو ایک دوسرے کو، کیا تم کر رہی ہو تم دونوں۔ پری کہتی ہے کہ اگر تجھے برف کی طرح نیچے گرا گرا کر نہیں کوٹ دیا میں نے تو تم مجھے بھی پری کٹھاری مت کہنا، تو وہیں پر ایشو کہتی ہے کہ تجھے بھی آٹے کی طرح گوندھ دوں گی، جا آٹے کی بوری۔ کنجل اور پاکی ان دونوں کو جھگڑا کرنے سے روک رہی ہوتی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم لوگ کیوں جھگڑا اتنا کر رہی ہو۔ پاکی کہتی ہے کہ تمہیں ایشانی میں نے بولا نا باڈی شیونگ کرنا بہت غلط ہے، اوپر سے میتا جی کی بہو کی باڈی شیونگ کرنا تو بہت ہی غلط ہے۔ پاکی ایشانی کو لے کر اوپر چلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو اوپر چل۔ وہیں پر پری کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا پریم اور راہی یہاں پر نہیں آتے، میں نے سوچا ہم ہی جا کر سب کو ملاتے ہیں، مگر یہاں پر تو میرے پتی کی انسلٹ ہو رہی ہے، جہاں پر میرے پتی کی انسلٹ ہوگی میں وہاں پر نہیں آؤں گی۔ تو کنجل کہتی ہے نہیں نہیں پری ایسا نہیں ہے، تو پری کہتی ہے کہ کل راہی کا برتھ ڈے ہے، میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہیں پر باپو جی کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا راہی کا برتھ ڈے تم بہت اچھے سے منانا، اسے خوش رکھنا تو وہ ہمیشہ خوش رہے۔ تو وہیں پر پری کہتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ راہی کتنی پریشان ہے، وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ تو نیکسٹ سین ہم انوپما کا دیکھتے ہیں۔ انوپما فون لگاتی ہے شاہ ہاؤس میں، تو وہیں پر با فون اٹھانے اس کی طرف جا ہی رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر باپو جی آ کر فون اٹھا لیتے ہیں اور باپو جی ہیلو کہتے ہیں مگر انوپما نہیں بولتی، تو با وہاں سے چلے جاتی ہیں۔ باپو جی کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو انوپما ہے، تو وہیں پر باپو جی کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں پوچھوں گا تو کیسی ہے، مجھے پتا ہے کہ تو یہ اس پریوار کے بنا سکھی کہیں بھی نہیں رہ سکتی، تو کہاں رہ رہی ہے تجھے مجھے بتائے گی نہیں۔ باپو جی خود ہی بات کر کر اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے، دونوں پریوار ٹھیک ٹھاک ہیں، سب ٹھیک ہیں، تیری بیٹیاں بھی ٹھیک ہیں۔ تو انوپما یہ سن کر فون بند کر دیتی ہے، تو وہیں پر لیلا با آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کس کا فون ہے، تو باپو جی کہتے ہیں رانگ نمبر تھا، تو باپو جی یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں اور لیلا با کہتی ہے کہ اسی وقت اسی ٹائم پر ہر ہفتے فون آتا ہے، پتہ نہیں کس کا فون آتا ہے، یہ کچھ بتاتے بھی نہیں ہے۔ تو انوپما وہیں پر روتی ہے اور کہتی ہے کہ تھینک یو گانا جی کہ سب ٹھیک ہیں، ایسے ہی سب لوگ ٹھیک رہیں۔ تو وہ اٹھ کر پھر کھڑتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، تو باہر کی اور دیکھتی ہے کہ ایک ٹرین گزر رہی ہوتی ہے۔
تو अनुपमा सोचती है कि मुंबई ये वही शहर है जहाँ पर मैं और अनुज जहाँ पर आए थे तो हमें हमारी चोटी मिली थी। तो पहले बेटी दूर हुई अपनी माँ से, तो अब माँ बेटी से दूर हो चुकी है। तो अनुपमा रोने लग जाती है और कहती है कि कल हमारी बेटी का बर्थडे है और ये एक माँ उसका माथा चूमकर उसे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। अनुपमा रोने लग जाती है और कान्हा जी के आगे प्रार्थना करती है कि कान्हा जी मेरी बेटी हमेशा हमेशा खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना आए। तो नेक्स्ट हम कुठारी हाउस में चलते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि गौतम कहता है कि मैं चला चला कर मर गया, मैं कहता रहा कि अंश और प्रार्थना का अफेयर चल रहा है मगर मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा। गौतम कहता है कि शाह परिवार की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो टॉप क्वालिटी का बेशरम हो है ही। तो वहीं पर मीता और अनिल बैठे होते हैं और गौतम उनको कहता है कि मगर आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग उसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं? समझाते क्यों नहीं हैं? उसे अपने पति की इज़्ज़त तो नहीं करती है मगर अपने परिवार की इज़्ज़त करनी तो उसकी दूर की बात है। अनिल गौतम को कहता है कि मैं प्रार्थना को बचपन से जानता हूँ, प्रार्थना ऐसी नहीं है। अगर आप अच्छे होते तो वो आपको छोड़कर कभी भी शाह हाउस में नहीं जाती। वहीं पर मीता उठकर खड़ती है और कहती है कि आप जमाई जी को क्यों दोष दे रहे हैं? जमाई जी तो अभी भी हमारे साथ यहीं कोठारी हाउस में रह रहे हैं। तो अनिल कहते हैं कि अच्छा, अगर हमारी बेटी इस घर में नहीं रह रही तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वहीं पर गौतम कहता है कि मैं यहाँ रहकर मैं अपनी प्रार्थना की वेट कर रहा हूँ कि वो कब इस घर में वापस लौट कर आ जाए। तो अनिल गौतम को कहता है कि वो तो आप अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं। तो अनिल कहते हैं कि प्रार्थना के बारे में आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो वहीं पर गौतम वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। मीता उनको आवाज लगा रही होती है कि जमाई जी रुकिए, सुनिए तो सही, आप गुस्सा मत होइए। तो मीता अनिल को कहती है आपको क्या जरूरत थी घर के जमाई के बारे में ऐसा बोलने की। तो अनिल कहता है कि ये घर का जमाई हमारी बेटी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहेगा तो मैं सुनता रहूंगा। अनिल कहता है कि ये तो मैं वाह की वजह से चुप हूँ वरना इसको घर से कब का आउट कर देता। वहीं पर मीता कहती है कि आपको नहीं पता इस कंपनी पर जमाई जी के जाने पर कितना असर पड़ेगा, ये सब कुछ आप जानते हैं। मीता कहती है कि ये तो जमाई जी हैं जिनकी वजह से हमारी कंपनी अभी तक बची हुई है, वरना मोटा भाई तो अपने बेटे के दुख में डूब के अपनी कंपनी भी डुबोने वाले थे। मीता कहती है कि ये तो जमाई जी इतने अच्छे हैं जहाँ के प्रार्थना के जाने के बाद भी उन्होंने कंपनी से अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। तो वहीं पर अनिल कहते हैं कि अच्छाई नहीं लालच कहो लालच। अनिल कहते हैं कि ये सच है कि इसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता और ये भी सच है कि हमारे बिना ये भी नहीं चल सकता। अनिल कहता है कि यही वजह है कि मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। मीता वहीं पर अनिल को समझाती है और कहती है कि बर्दाश्त करो मगर चुप रहकर, प्लीज जमाई जी को गुस्सा मत दिलाओ। प्रार्थना जी सब कुछ नहीं समझ सकी मगर हमें तो ये सब कुछ समझना होगा ना अनिल, ना चाहते हुए भी ये हमें जहर का घूंट पीना पड़ेगा अनिल। मीता कहती है कि अनुपमा हमारे घर पर मार में ऐसी आग लगा कर गई है में हम सब अब तक झुलस रहे हैं। तो वहीं पर दरवाजे पर राही ये सब बातें सुन रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने घर में अनुपमा खाना बना रही होती है और वहीं पर जसप्रीत और वो लड़की आते हैं और उसको देखते हैं। जसप्रीत और वो लड़की एक दूसरे की ओर देखती है और वहीं पर वो लड़की कहती है ताई रहने दो मैं करती हूँ, वैसे भी आपसे अच्छे से खड़े नहीं हुआ जा रहा है, तो छोड़ो मैं करती हूँ मैं प्लीज। और वो लड़की जसप्रीत से कहती है तुम जरा वो सामान तो निकालना। तो जसप्रीत अनुपमा के पास जाती है और कहती है अनु तू इधर आ एक मिनट। जसप्रीत अनुपमा को अपने पास लेकर आती है और कहती है कि जी देख, बैग में से एक चप्पल निकालती है और उसको पहनने के लिए देती है और कहती है कि ये ले बैग तुम्हारे लिए, तुम्हारा बैग फट गया था ना। अनुपमा थोड़ा सैड होती है और बैग को पकड़ लेती है। जसप्रीत वहीं पर कहती है अरे पहन लेना चप्पल, मुझे पहनकर दिखाना। अनुपमा चप्पल पहनने लग जाती है और वो लड़की कहती है अरे वाह चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है। जसप्रीत कहती है कि हाँ। तो वो लड़की कहती है अच्छा हुआ वहीं पर वो बैग और चप्पल छोड़कर आ गई, शनि उतर गया वही ना। तो वहीं पर अनुपमा रोने लग जाती है और हाथ जोड़ती है और कहती है कि थैंक यू, तुम लोग मेरे लिए कितना करती हो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती। अनुपमा कहती है कि मैं तो यहाँ रहकर किराए के लिए हिस्सा भी बराबर से नहीं पा पाती, तो मैं और क्या ही कर सकती हूँ। तो अनुपमा फिर से कहती है थैंक यू। तो वहीं पर जसप्रीत कहती है कि ए लो फिर से रोना शुरू कर दिया।
दिया और वो अनु को कहती है कि जितना तुम्हारी आंखों में पानी आता है ना, उतना हमारे नल में आने लग जाए तो हमारी लाइफ बन जाए। पर वो लड़की कहती है कि ताई तुम इतना घर का काम करती हो, तुम पूरा घर संभालती हो और हमें खाना भी बना कर देती हो, फिर बाहर भी काम करने जाती हो, फल पर पेड़ जरूर आएंगे देर से ही सही। और कहती है कि तुम टेंशन मत लेना, सब काम अच्छा हो जाएगा। वहीं पर जसप्रीत कहते हैं कि हाँ तुझे जाना भी है ना बाहर खाना बनाने। अनुपमा फिर से घबरा जाती है और कल की बातों को याद करती है कि कैसे उसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो अनुपमा कहती है नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं खाना बनाने बाहर। अनुपमा रोती है और कहती है कि मुझ पर कितने झूठे इल्जाम लग गए थे। तो वहीं पर वो लड़की आती है और कहती है कि ताई सब लोग एक जैसे नहीं होते। पर जसप्रीत कहती है होंगे भी तो सीधी गाय बनकर तुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई में सीधी गाय को भी सींग मारना आना चाहिए। वो लड़की वो समझाती है अनुपमा को कि हम घर पर ऐसे डरकर नहीं बैठ सकते, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तस्वीर कहती है कि हम दोनों की स्टोरी के बारे में तो तुम्हें पता ही है, इसे शादी में और मुझे प्यार में धोखा मिला है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने हमें हमारे दुख में दुख ही होने का मौका ही नहीं दिया। जसप्रीत कहती है कि ये देख मैं गुरुद्वारा साहिब गई थी तो ठेले पर से मैं तुम्हारे लिए ये कड़ा लेकर आई हूँ, ये ले पहन ले। तो जसप्रीत वो कड़ा पहनने के लिए उसको हाथ आगे करती है। तो जसप्रीत कहती है कि ये कड़ा भी है और ये हथियार भी है, इसे सेल्फ डिफेंस में यूज करना बहुत काम आएगा। जसप्रीत अपने हाथ में पहना हुआ कड़ा कहती है कि इसको ऐसे करना और ऐसे मुंह पर मारना, और कहती है कि बन गया ना हथियार। तो जसप्रीत कहती है कि अनु अब तू रोना धोना बंद कर और मैं चाइनीज ऑर्डर कर रही हूँ और जमकर खाएंगे। फिर कहती है कि तुम समझ लेना कि आज मेरा बर्थडे है, और अनुपमा उसकी और देखने लग जाती है और वो लड़की कहती है कि अरे सच में नहीं है, ऐसे ही बोल रही है। और जसप्रीत कहती है कि भारती तू भी आ जा, जल्दी से देख लेते हैं कि क्या मंगवाना है। वहीं पर अनुपमा सोचने लग जाती है और घड़ी की ओर देखती है और कहती है कि कुछ ही देर में मेरी राही का बर्थडे शुरू होने वाला है, लेकिन मैं उसे स्पेशल कैसे करूं। वो आसपास देखती है कि मैं उसके लिए क्या बनाऊं। वो कहती है कुछ स्पेशल तो नहीं है, मगर मैंने अपनी बेटी का बर्थडे तो स्पेशल तो बनाना ही है ना। वहीं पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि राही कुछ सिलाई कर रही होती है, सोच रही होती है कि आज मेरा बर्थडे है, शायद किसी को याद नहीं होगा। तो राही कहती है कि किसी की गलती भी नहीं है, स्पेशली प्रेम की तो कोई भी गलती नहीं है। बेचारा इतने काम के प्रेशर में दबा हुआ है कि उसे खाने पीने की भी कोई याद नहीं रहती। मेरा बर्थडे कहाँ से याद रहेगा। तो वहीं पर अपनी मम्मी का नाम उसके मुंह में आता है और फिर से सोचने लग जाती है। तो वहीं पर बाहर से राजा और परी की झगड़ने की आवाज आ रही होती है और राय सोचती है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, ये दोनों शाह हाउस में गए थे, कहीं कुछ वहां पर तो नहीं हो गया। वहीं पर राही तेजी से बाहर को जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा राजा और परी यहीं पर लिविंग रूम में होंगे, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वहीं पर लाइट्स ऑन होती है और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज आती है और सभी लोग आ जाते हैं और राही खुश हो जाती है। प्रेम राही को फूल दे